हेलो फ्रेंड्स, छतरपुर शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 में ओल्ड बिजावर नाका या नंबर 1 स्कूल के पीछे चैनल का हेड ऑफिस है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन भी है। तो ऑनलाइन तैयारी के लिए एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 आ सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू हो रही है, तो इसमें आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ताकि यहीं बैठकर आप प्रिपरेशन करें और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। तो आज से मैं सुनील कुमार चौरसिया, और जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखते आए हैं, तो आज से हम साइंस के अंतर्गत एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है, या फिजिक्स। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो तो साइंस कंपलसरी होती है। यदि किसी एग्जाम में साइंस दिया भी नहीं रहता है ना, तो उसमें भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कंपलसरी होती है, क्योंकि उसको जीएस के अंदर ही पूछ लेते हैं। तो साइंस में हमने जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी, बॉटनी पढ़ते हैं। इसी प्रकार फिजिक्स एक चैप्टर होता है, एक केमिस्ट्री होता है। अब फिजिक्स की बात करेंगे तो इसमें भी आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे की बात करें, जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, तो सभी में हम देखते हैं इसका अहम रोल होता है। देखिए, फिजिक्स से दोस्तों क्या होता है कि फिजिक्स में हम डरते हैं, फिजिक्स का नाम सुन के या केमिस्ट्री का नाम सुन के। तो हमें डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना जरूरी होता है, ना कि रटना। तो हम क्या करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हम फिजिक्स को हम पढ़ेंगे, भौतिकी को पढ़ेंगे, तो जैसे हमने जूलॉजी बॉटनी में पढ़ा, तो जूलॉजी बॉटनी में हमने क्या देखा कि जितने भी बायोलॉजी की बात करेंगे तो जीवित पदार्थों का अध्ययन करते हैं, है ना। और इसके अंतर्गत बात करेंगे तो निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं, यानी नॉन लिविंग मैटर्स का अध्ययन करते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। और फिजिक्स में हम इसमें चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ेंगे। तो फिजिक्स के जनक कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे तो फादर ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे तो इसके पिता कौन है फिजिक्स के? न्यूटन, है ना। या इन्हीं को बोल देते हैं आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन, तो हम देखते हैं फादर ऑफ फिजिक्स हैं, यानी भौतिकी के पिता कौन है? तो आइजक न्यूटन है। अब देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहला हम चैप्टर पढ़ेंगे मापन, या उसी को मेजरमेंट कहते हैं। तो समझना है इसको। विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत एक चैप्टर हम शुरुआत में, पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। मापन, ठीक है। अब यहाँ मापन की बात करेंगे तो इसमें राशियों की बात करेंगे। कोई भी आपका एग्जाम होता है, एसआई की बात करें, रेलवे की बात करें, तो जितने भी एग्जाम की बात करेंगे तो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है ना। अब 1 नंबर के लिए हमें पढ़ना बहुत सारा पड़ता है ना। तो हो सकता है 1 नंबर का आए, 2 नंबर का आए, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा पूरे चैप्टर को। तो मापन की बात करेंगे तो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं। जैसे आप नाम सुनते हो, जैसे बात करें इंच की बात करें, है ना, सेंटीमीटर की बात करें, मीटर की बात करें, किलोमीटर की बात करें, इनसे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो अब जैसे हम बात करें, एक फिट की बात करें, 1 फिट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, पूछ लिया जाता है आपका क्वेश्चन कि 1 फिट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब हमें देखना है कि 1 फिट में कितने इंच होते हैं। देखते हैं ना, सभी मापन में यूज करते हो, डेली हम फिट का यूज करते हैं। तो कभी आपने देखा है कि 1 फिट क्या होता है? तो 1 फिट में आपने देखा होगा कितने इंच होते हैं या कितने सेंटीमीटर होते हैं, इस प्रकार से पूछते हैं। तो 1 फिट की बात करेंगे यानी 12 इंच। 1 फिट में कितने इंच होते हैं? तो जब 1 फिट की बात करेंगे तो हम देखते हैं कितने इंच होते हैं, 12, ठीक है। अब 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो हम देखते हैं लगभग 2.5। ये एक्यूरेट की बात करें तो हम देखते हैं 1 इंच बराबर क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। या बिल्कुल मतलब माइनर की बात करते हैं, ये लगभग कितने कह सकते हैं, 2.5। अब यहाँ 1 फिट की बात हो रही है तो इंच कितने होते हैं, 12। अब 12 का मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी 1 फिट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 30 सेंटीमीटर।
और 1 फिट में कितने इंच होते हैं, तो 12 इंच होते हैं। आपका कई बार MPSI में भी पूछा जाता है क्वेश्चन 1 फिट में कितने इंच होते हैं, तो हम तुरंत कन्फ्यूज हो जाते हैं। और जब हम फिट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कितने इंच होते हैं, तो 12, और 1 इंच कितने सेंटीमीटर, तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर, यानी 1 फिट में कितने सेंटीमीटर हुए, तो 12 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे ना, तो 12 का मल्टीप्लाई जब 2.5 में करेंगे तो हम देखते हैं कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब जैसे जनरली हम पुलिस की दौड़ करते हैं, है ना, या SI की दौड़ करते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, कहीं देते 4 चक्कर लगाने हैं, तो 4 चक्कर, या आपने सुना होगा 1 मील, कहीं देते 1 मील दूरी तय करनी है। आर्मी में 1 मील दौड़वाते हैं, यानी 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो जब 1 मील की बात करेंगे तो 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1.6 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1.6 किलोमीटर। अब यदि इसी क्वेश्चन को हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे 1 किलोमीटर में। अब यदि पूछ ले कि 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर, तो 1.6 किलोमीटर के। अब 1 मील में कितने मीटर होते हैं, तो 1.6 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1600, यानी 1600 मीटर। कहनी देते कि हमें 1 मील की दौड़ तय करनी है, तो हम देखते हैं 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर, और 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर। ये करते हैं ना, ग्राउंड में 4 चक्कर लगवाते हैं आर्मी में, एक चक्कर कितने मीटर का रखते हैं, 4 का, 4 चौको 16, तो उसी को 1600 मीटर बोल देते हैं, और उसी को 1 मील बोल देते हैं, उसी को 1.6 किलोमीटर बोल देते हैं। अब 1 मील का नाम सुनते हैं और कभी कभी पूछ लेते हैं 1 नाविक मील, 1 नाविक मील। अब नाविक क्या कहलाते हैं, ये जल सेना की बात करेंगे तो हम देखते हैं नेवी की बात करेंगे तो वहां हम 1 नाविक मील या 1 नॉट्रिकल मील बोल देते हैं, तो बराबर कितने, 1.8 मील, यानी ये कितने के बराबर होता है, तो लगभग। अब 1.8 की बात करेंगे तो 1.8 मील। अब 1.8 मील को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1800 मीटर हो जाएगा ना। यानी हमें छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए कि 1 मील क्या है, किलोमीटर क्या है, मीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, फिट क्या है। यहाँ से बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका रखा हुआ आएगा, तो मेजरमेंट में इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और जैसे हम पढ़ते हैं जैसे मात्रक होते हैं बहुत सारे, जैसे हम बात करें SI पद्धति में हम देखते हैं मूल राशियों की बात करते हैं, और एक होती है मूल राशियां, एक होती है व्युत्पन्न राशियां। तो मूल मात्रक से क्या बनते हैं, मूल राशियां, और व्युत्पन्न मात्रकों से क्या बनती हैं, व्युत्पन्न राशियां। और जैसे मात्रक की बात करेंगे तो लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, समय, है ना, ताप, विद्युत धारा, है ना, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, है ना। तो SI पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं, तो मूल मात्रकों की संख्या हम देखते हैं कितनी होती है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब मूल मात्रक हम देखते हैं ये क्या है, मूल राशियां हैं, और हम देखते हैं राशियों को मापने के लिए जो मात्रक यूज किए जाते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, समय का मात्रक क्या होगा। तो हम देखते हैं मापन में हम बात करते हैं तो एक होती है मूल राशियां, ऐसी राशियां जिनको हम देखते हैं व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, मूल मात्रक। तो लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। और ताप की बात करते हैं तो केल्विन में मापते हैं। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं, कैंडेला में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं, मोल में। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि लंबाई का मूल मात्रक है, तो लंबाई की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मीटर। क्योंकि जब मूल मात्रकों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पद्धति करते हैं कौन सी, सिस्टम SI। SI पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं या कितनी मूल राशियां हैं, तो 7 राशियां होती हैं, और इनको व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, मूल मात्रक। तो जितनी राशियां होंगी उतने ही मूल मात्रक हो जाएंगे। अब छोटे छोटे क्वेश्चन, समय का मात्रक है
है ना, तो हमने समय किस में मापते हैं, सेकंड में, है ना। तो आपका मात्रक है केल्विन है, लंबाई का मात्रक है मीटर है, लिखेंगे बाद में, थोड़ी देख लें इसको, ठीक है। तो एसआई पद्धति में हम देखते हैं, एक एसआई पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति होती है ना, एफपीएस पद्धति होती है, इनको हम सबको पढ़ेंगे। तो एफपीएस का पूरा नाम क्या है, फुट पाउंड और सेकंड। यानी हम देखते हैं लंबाई को किस में मापते हैं, फिट में मापते हैं, और हम देखते हैं द्रव्यमान को किस में मापते हैं, पाउंड में। क्या नहीं देते, जैसे आप स्पोर्ट वगैरह मतलब ज्वाइन किए हो, मान लो जिम जाते हो, तो आपने देखा होगा डंबल वगैरह जो होते हैं या वेट लिफ्टिंग होती है, तो उसमें लिखा नहीं रहता, देखते हैं उसमें लिखा रहता है 10 पाउंड ऐसा, और हम उठाते हैं 10 पाउंड को, और सोच ली तारी पहले दिन हमने 10 पाउंड का डंबल उठा लिया, यानी 10 किलो का डंबल उठा लिया, तो 10 किलो नहीं है जबकि 10 पाउंड। और 1 पाउंड कितने, 1 किलोग्राम की बात करते हैं तो 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, तो 2.252, यानी लगभग 2.25 पाउंड होते हैं, क्योंकि 1 पाउंड बराबर कितना होता है, तो पाउंड की बात करेंगे तो 450 ग्राम, यानी 1 पाउंड जो होता है वो 450 ग्राम के बराबर होता है। यानी मान लो कहें हम 25 पाउंड उठा रहे हैं, तो 25 पाउंड कितने किलो के लगभग कहलाएगा, तो आपका 10 किलो के लगभग कहलाएगा वजन, है ना, क्योंकि 1 पाउंड में कितने, 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, तो लगभग 2.25 पाउंड होते हैं ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 1 पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 450 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पाउंड से मतलब किससे है, भार को मापते हैं, है ना। तो वेट लिफ्टिंग उठाते हैं, डंबल वगैरह उठाते हैं, एक्सरसाइज जो भी करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसको पाउंड में। अब यहाँ समय की बात होगी तो सेकंड में, तो आ जाएगा एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक है तो फिट हो जाएगा, है ना, द्रव्यमान का मात्रक है तो पाउंड हो जाएगा। अब पाउंड के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो पाउंड बराबर क्या होता है, 1 पाउंड बराबर होता है लगभग 450 ग्राम, है ना। अब सीजीएस पद्धति की बात करेंगे तो हम देखते हैं सीजीएस पद्धति की जब बात करेंगे तो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान की बात करेंगे, मास की बात करेंगे तो मास का मात्रक क्या होता है द्रव्यमान का, ग्राम, और समय की बात करेंगे तो सेकंड, है ना। अब एक होती है फिर इसके बाद एमकेएस पद्धति, तो एमकेएस में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक के से क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा, सेकंड। तो एमकेएस पद्धति का जो विस्तृत रूप है तो बाद में क्या हो जाता है, एसआई। तो एसआई पद्धति में हम देखते हैं मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7, है ना। मूल मात्रकों की संख्या, मूल राशियों की संख्या, जितनी मूल राशियां होंगी उतने ही मूल मात्रक होंगे, तो मूल राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। अब मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, मूल मात्रक। तो मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 7। अब ये तो हो गई मूल राशियां। अब इसके बाद होती है व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज जिसे बोल देते हैं। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है वो सब क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। यानी जितनी भी हम राशियां पढ़ेंगे, जितने भी फॉर्मूला फिजिक्स में हम पढ़ेंगे तो सभी के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी, है ना। बिना इनके हम व्युत्पन्न को गणना नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि मूल राशियां कितनी होती हैं। तो मूल राशियों की निश्चित संख्या होती है, वो होती है 7। निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है या नहीं है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या होती हैं, मूल राशियां। अब मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। तो लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, क्योंकि एसआई पद्धति की बात करेंगे जब यहाँ करेंगे तो एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय की बात करेंगे सेकंड में, ताप की बात करेंगे केल्विन में, है ना, केल्विन को किस में व्यक्त करते हैं, के में, है ना। और विद्युत धारा की बात करेंगे एम्पियर में, है ना। ज्योति तीव्रता की बात करेंगे कैंडला या उसी को सीडी से व्यक्त कर देते हैं। पदार्थ की मात्रा की बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं मोल। तो ये हम देखते हैं इनके सभी के मात्रक होते हैं। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, मूल राशियां परिभाषा क्या होती हैं, वे राशियां जो हम देखते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और जिनको मापने के लिए या मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें कहते हैं मूल मात्रक। तो 2 शब्द हमने पढ़े, एक होती है मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं, अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, यानी ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होती हैं। और मूल मात्रक क्या हो जाएंगे कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, आए समझ में थोड़ा। अब हमें ये ध्यान आ जाना चाहिए कि जितने भी हम मात्रक पढ़ेंगे तो सभी हम देखते हैं जितने भी फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ेंगे तो सभी इन्हीं के अंतर्गत निकालेंगे। अब एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, यानी वे मात्रक या वे राशियां, व्युत्पन्न राशियां क्या कहला जाएंगी, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है वो सभी क्या कहलाती है, व्युत्पन्न। जितने भी सुनते हैं जैसे कहें दूरी, है ना, कहें चाल, कहें वेग, है ना, कहें विस्थापन, कहें
त्वरण, बल, है ना, कार्य, शक्ति। अब ये सब क्या हैं? व्युत्पन्न मात्रक हैं, जितने भी मात्रक होते हैं। अब इनकी परिभाषा क्या होती है व्युत्पन्न मात्रक की, व्युत्पन्न राशियों की? ये व्युत्पन्न राशियां हैं ऐसी राशियां या विभौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की, मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सब क्या बोल देते हैं? व्युत्पन्न राशियां। तो ये व्युत्पन्न राशियां हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या कहलाएंगे? कि व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का यूज करते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक। अब देखना, दूरी की बात करेंगे तो दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। अब देखना, ये मीटर आया, अब दूरी क्या है? लंबाई। अब मीटर हमने देखा, मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक, यानी लंबाई की जरूरत पड़ी, हमें मीटर की जरूरत पड़ी, तो हम देखते हैं दूरी क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि। चाल, चाल बराबर क्या होता है? स्पीड की बात करेंगे तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यानी दूरी की बात करेंगे तो क्या है? लंबाई है। और समय की बात करेंगे तो समय भी हम देखते हैं, समय की बात करें या दूरी की बात करें, दोनों क्या है? मूल राशियां हैं। और हम देखते हैं दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी, लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। अब यदि आ जाए कि चाल बराबर तो दूरी बटे सेकंड, और यदि आ जाए कि चाल का मात्रक है यूनिट ऑफ स्पीड, तो क्या हो जाएगा? दूरी का मात्रक। तो हम देखते हैं दूरी क्या है? लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो दूरी ये क्या हो जाएगा? चाल बराबर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। वेग, वेग, तो वेग वैसे तो हम देखते हैं, वेग की बात करें तो वेग हम देखते हैं, अभी इसमें हम पढ़ेंगे कुछ सदिश राशियां होती हैं, कुछ अदिश राशियां होती हैं। तो पहले हमें जब तक मात्रक पता नहीं पड़ेगा उनको नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम इनको देख लें। अब वेग बराबर क्या होता है? वेलोसिटी की बात करें तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब देखना, हम डेली पढ़ते हैं, डेली दैनिक जीवन में यूज करते हैं, एक होता है विस्थापन और एक होता है दूरी। दोनों का मात्रक एक ही होता है। विस्थापन क्या है? लंबाई। या दूरी की बात करें तो हम देखते हैं वो भी क्या है? लंबाई। और दोनों का मात्रक क्या है? मीटर। लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि होती है, जबकि दूरी क्या है? अदिश राशि। क्यों? विस्थापन हम देखते हैं, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन हम देखते हैं धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जैसे कहें कोई व्यक्ति यहाँ से या ए से बी की ओर जाता है ना, और ए से बी की दूरी मान लो 1 किलोमीटर है, और वापस हम देखते हैं उसी ओर आता है, तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या हो गया? शून्य, क्योंकि एक में एक घट जाएगा। लेकिन यदि दूरी की बात करेंगे तो 1 मीटर या 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर तो दुगनी हो जाएगी, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक। लेकिन विस्थापन क्या होता है? हम देखते हैं कि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसीलिए हम देखते हैं, जैसे कहें सही क्वेश्चन दे दें कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है, तो वो दूरी कहलाएगी उसके द्वारा चली गई, कि हम देखते हैं कि विस्थापन, विस्थापन कहलाएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन है पूर्व की ओर, यानी पूर्व उसमें दिया है तो पक्का है उसमें हिंट के रूप में विस्थापन है, ना कि दूरी, है ना। तो हम देखते हैं इसमें डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, जबकि इसमें दिशा निश्चित नहीं होती है। तो हम देखते हैं विस्थापन, विस्थापन का मात्रक भी क्या होगा? मीटर। और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बराबर, विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, यानी दूरी है, और समय का सेकंड। तो जो चाल का मात्रक होता है वही वेग का होता है ना। विस्थापन क्या है? दूरी, तो जो दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो विस्थापन का मात्रक भी क्या हो जाएगा? मीटर। आया समझ में? अब त्वरण, तो सबसे पहले तो हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। तो त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। अब वेग परिवर्तन यानी त्वरण बराबर क्या होगा? वेग बटे समय। अब यदि त्वरण का पूछें कि त्वरण का मात्रक है तो इसको और निकालें। अब वेग, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो इसको निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं? विस्थापन बटे समय, ठीक है। और अब इसके बटे में समय है, ऐसा है। तो अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हम देखते हैं विस्थापन बटे समय और गुणे 1 बटे समय, ऐसा आएगा अगले स्टेप में। तो क्या हो जाएगा? विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर, क्योंकि दूरी है, और समय का सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी ऊपर ले जाएंगे इसको तो ऐसा लिख सकते हैं मीटर और इंटू सेकेंड में ये लग जाएगी इनवर्स, चाहे ऐसा लिख दें, है ना, और चाहे हम देखते हैं सीधा मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर लिख दें। सेकंड और सेकंड स्क्वायर में क्या अंतर है? अब सेकेंड स्क्वायर में ये अंतर है कि क्योंकि यहाँ सेकेंड समय 2 बार इंक्लूड हुआ है, मल्टीप्लाई। यहाँ हम देखते हैं कि जो त्वरण की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब इसको जब तीसरे को ऊपर ले जाएंगे तो चौथे में हो जाएगा कन्वर्ट। तो हम देखते हैं विस्थापन बटे समय और गुणे 1 बटे समय, तो विस्थापन और समय इंटू समय हो जाएगा, यानी समय का स्क्वायर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, तो सेकेंड का स्क्वायर, तो सेकेंड का मल्टीप्लाई है वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में भाई? वेग बराबर क्या होता है?
मीटर बटे समय, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखना जैसे ये लिखा हुआ है मीटर बटे समय, ठीक है। अब बटे में लिखा हुआ है ये समय। अब इसको हल करेंगे गणित की भाषा में तो कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, मीटर बटे समय, और तीसरी राशि ऊपर चली जाएगी तो हम देखते गुणे चौथे में चली जाएगी 1/t, तो 1/, समय लिखेंगे ना, तो हम देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर प्रति समय का स्क्वायर, यानी समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, हो जाएगा ना। तो हम देखते हैं त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बनेगा। अब इसी प्रकार हम और भी, जैसे बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है ना, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, और त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार कार बराबर निकालेंगे कि कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, या शक्ति बराबर क्या होता है, कार बटे समय। तो देखिए सबसे पहले जब तक इन मात्रकों के बारे में हमें पता नहीं है, जब तक हम ये नहीं बता सकते कि कौन आदेश है कौन सदेश है ना, तो पहले हमें इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। तो चैप्टर है, सबसे पहले हम किससे शुरुआत कर रहे हैं, मापन से। तो मापन में पहले हमें देखना पड़ेगा जो मापन कौन कौन से होते हैं, मात्रक क्या होते हैं, और मात्रक में हम देखते हैं कौन से, हम देखते हैं मूल मात्रक होते हैं, कौन से व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मूल मात्रक से क्या बनती है, मूल राशियां बनती हैं, और व्युत्पन्न मात्रक से क्या बनती हैं, व्युत्पन्न राशियां। और फिर आगे चलकर राशियों को 2 वर्गों में बांट देते हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां, तो व्युत्पन्न राशियों को ही। तो हम देखते हैं पहले तो हमें इनको सूत्रों को याद करना पड़ेगा और मात्रकों को याद करना पड़ेगा। आया थोड़ी समय में, थोड़ी तो आया होगा ना आप लोगों की समझ में। देखिए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि लग रहा होगा आपको कठिन है। तो जितने भी हमें यहाँ पे हम पढ़ेंगे, हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रकों को पढ़ेंगे, फिर उसी से निकालेंगे सदिश राशियां, अदिश राशियां। जैसे फिर आते हैं इसमें विमीय सूत्र, नाम सुना होगा, या राशियों को MLT के रूप में जब व्यक्त कर देते हैं, MLT के रूप में जो व्यक्त करते हैं तो कहला जाते हैं विमीय सूत्र। जैसे अब आपका क्वेश्चन आया कि चाल या स्पीड की बात करें, चाल का विमीय सूत्र निकालिए। तो पहले तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, चाल होता क्या है, या चाल बराबर क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा था दूरी बटे समय, ठीक है। या दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, और समय को सेकंड में। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, कोई भी राशि होती है तो उसको जब MLT के रूप में व्यक्त करते हैं, MLT, M मीन्स होता है द्रव्यमान, ये इसी को मास बोल देते हैं, और यहाँ L मीन्स क्या होता है, लंबाई, या इसी को लेंथ बोल देते हैं, और T मीन्स क्या होता है, टाइम, या इसी को समय बोल देते हैं। तो इन 3 में निकालते हैं। अब जो नहीं होता है तो उसके ऊपर घात जो होते हैं 0 की लगा देते हैं। अब जैसे हमने देखा कि चाल का विमीय सूत्र बताइए या विमा निकालिए, तो चाल बराबर क्या है, मीटर, यानी M है नहीं, पहले तो ये निकालना, मीटर को किस में मापते हैं, मीटर क्या है, लंबाई है, तो L में व्यक्त कर सकते हैं, तो L। सेकंड क्या है, समय है, तो L/T ऐसा लिख सकते हैं, यानी L/T, या इसको क्या लिख सकते हैं, L और T इनवर्स, ऐसा हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको ऐसा भी लिख दें, M0L/T-1, यानी द्रव्यमान इसमें है नहीं है, और हम देखते हैं लंबाई है, और हम देखते हैं ये बटे की संख्या जब ऊपर जाती है तो इसमें -1 लगा देते हैं ना, तो अब ये इसका विमीय सूत्र होगा। अब आपका परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि चाल का विमीय सूत्र होता है, तो हम ऐसा लिखेंगे M0L/T-1, क्यों, यानी इसमें द्रव्यमान है नहीं है, लंबाई है और समय है, यानी मीटर है, और मीटर का मात्रक और समय का मात्रक। आया समझ में, -1 इसलिए आया, जैसे L/T लिखा है, अभी नीचे की संख्या ऊपर जाएगी तो इसमें माइनस लग जाता है, इनवर्स लग जाता है। आया समझ में, इस प्रकार से। अब हम सोचें कि चाल की विमीय सूत्र को रट लें, तो इसको रटा नहीं जा सकता। सूत्रों को हम रटते हैं, याद करते हैं, लेकिन विमीय सूत्र निकालते हैं, हम देखते हैं जब तक हमें ये पता नहीं होगा ये नहीं निकाल सकते, तो इनको रटा नहीं जा सकता, है ना, केवल हमें समझना है, और जब हमसे पक्का है कि सूत्र बनेगा तो विमीय सूत्र निकालते बन ही जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, आया थोड़ी समझ में। अब देखना, अब आ जाए यदि
वेग का विमीय सूत्र निकालिए। तो हमसे कब तक नहीं बनेगा, जब तक हमें वेग का सूत्र पता नहीं है। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन क्या है, दूरी है, तो किस में मापते हैं, मीटर में, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। यानी हम देखते हैं जो चाल का विमीय सूत्र होगा वही इसका हो जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं, L/T या m0L/T-1 आ जाएगा। देखिए ये तो जब निकालते हैं जब हमें इतना समय लग रहा है, जब हमें पता नहीं होता है। जब हमें पता होता है तो 10 सेकंड में कोई भी राशि लाओ आप, 10 सेकंड में विमीय सूत्र निकल जाता है उसका, केवल और केवल 10 सेकंड लगेंगे और उसकी विमा निकल जाएगी। जब हमें याद नहीं है तो पहले क्या करते हैं, उसके अंदर जो होगा उसको भी हमें पता होना चाहिए, है ना। अब जैसे मान लो हमने निकाला, क्वेश्चन पूछ लिया गया त्वरण एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण की विमा बताइए। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो हम त्वरण को कैसे निकालेंगे, त्वरण को निकालने के लिए हमें दो चीजें पता होना चाहिए, वेग बटे समय। अब हम देखते हैं इसको और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, जब तक हमें वेग नहीं बनेगा। तो अब वेग बराबर क्या होता है, हम पढ़ते हैं विस्थापन बटे समय, यही पढ़ते हैं ना, विस्थापन बटे समय, और उसके बटे में क्या है, समय। तो इसको अगले स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/समय लिख सकते हैं ना। तो अब आगे निकालेंगे तो विस्थापन क्या है, दूरी यानी मीटर, और बटे हम देखते हैं समय का स्क्वायर यानी सेकंड का स्क्वायर। यानी हम देखते हैं क्या हो जाएगा, L/T-2। m है नहीं इसमें तो m0L/T-2 लिख सकते हैं, आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से अब जैसे हमसे बनता है कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, तो तुरंत हम लिख सकते हैं 10 सेकंड में इसका विमान लगा सकते हैं। अब जैसे देखो थोड़ा बना होगा अब इसको और थोड़ी कठिन की ओर चलें। अब हम निकालें बल, तो बल बराबर हमें पता होना चाहिए बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं ना। तो सीधे इसकी विमा निकालें तो किलोग्राम को किस में व्यक्त करते हैं, एम, क्योंकि यहाँ हम कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एम मीन्स क्या होता है, मास, और मास को बोलते हैं द्रव्यमान, और जबकि एम को हम मीटर मान देते हैं कभी कभी, है ना। अब इंटू त्वरण, तो त्वरण में क्या पढ़ा था, L/T², यानी क्या हो जाएगा, mL/T-2 आ जाएगा ना। आएगा, इतना नहीं आएगा, क्योंकि त्वरण बराबर क्या लिखा था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया ना, और ये द्रव्यमान यानी मास है, तो हम देखते हैं mL/T-2। इस प्रकार से थोड़ा जटिल लगेगा क्योंकि अभी हमने पढ़ना शुरू किया है। मान लो थोड़ी जैसे जैसे और ऊपर की ओर जाएंगे तो हमसे बनेगा ये। इस प्रकार से कोई सा भी आ जाए तो हम सभी का ऐसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है, जब तक हमें उसका सूत्र पता नहीं है जब तक हम विमा नहीं निकाल सकते हैं। तो जब तक हमें कोई सूत्र पता नहीं है जब तक हम उसकी विमा नहीं निकाल सकते हैं। अब जैसे कहे कि विमीय सूत्र क्या होते हैं, तो उनको डिफाइन कर सकते हैं ना, कि कोई भी राशि होती है तो mL/T के रूप में जब व्यक्त करते हैं तो विमीय सूत्र कहलाता है। m मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान, और L मीन्स क्या होता है, लंबाई, और T मीन्स क्या होता है, समय, है ना। m को अंग्रेजी में मास बोल देते हैं, उसी को द्रव्यमान बोलते हैं, L को लेंथ बोलते हैं या उसी को लंबाई बोल देते हैं, T को टाइम बोलते हैं, उसी को समय बोल देते हैं। तो इनके रूप में हम व्यक्त कर देते हैं, जिसे बोल देते हैं विमीय सूत्र। जैसे कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो कार्य का यदि फॉर्मूला पूछेंगे, सूत्र पूछेंगे, तो क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। अब कार्य का विमीय सूत्र अब हमें चुटकियों में निकालना है 10 सेकंड में। तो सीधा हमने देखा बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किस में, m, त्वरण L/T², और मल्टीप्लाई विस्थापन क्या है, दूरी है, तो कैसे लिख सकते हैं, mL/T-2 हो जाएगा ना। ये आ जाएगा, आपके 4 ऑप्शन दे देंगे कि कार्य का विमीय सूत्र लिखिए, तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, m में, और त्वरण तो L/T², और मल्टीप्लाई किसका है, विस्थापन का। विस्थापन क्या है, दूरी है यानी लंबाई है, तो मल्टीप्लाई L का कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, mL², T ऊपर जाएगा तो हम देखते हैं इन्वर्स लग जाएगा। इस प्रकार से कोई सा भी हम तुरंत, मतलब इस प्रकार से हम 10 सेकंड में यदि हमसे ये बनता है, उसके लिए क्या है, हमें ये जरूरी है कि हमसे बनना चाहिए, सूत्र के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए पहले हमें कोशिश करना है कि सभी सूत्रों को पढ़ें। सूत्रों की शुरुआत मतलब सरल से कठिन की ओर इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आयतन पढ़ा होगा, आयतन क्या होता है,
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यही कहलाता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब चाहे लंबाई की बात करें, चाहे चौड़ाई की बात करें, चाहे ऊंचाई की बात करें, तीनों ही क्या है, दूरी हैं। तो आयतन का मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब या घन मीटर, होगा कि नहीं होगा। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है, तो किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान। अब उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो लंबाई की बात करें वो भी दूरी है, चौड़ाई की बात करें वो भी दूरी है, ऊंचाई भी दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब। या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर स्क्वायर। भुजा गुणे भुजा होता है ना। तो हम देखते हैं इसे क्या बोल देते हैं, मीटर स्क्वायर। ये लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम देखते हैं उसी को लंबाई चौड़ाई दोनों को व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से तो इनको थोड़ी पढ़ना है इनको, है ना। तो जैसे जैसे इनको पढ़ते जाएंगे तो बनते जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, हो सकता है कि पहला चैप्टर है, थोड़ी फिजिक्स ना समझ में या कम समझ में आ रही हो, तो इसको जब तक जैसे जैसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, है ना। थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी इसमें थोड़ी। ठीक है, तो देखते हैं, जुड़े रहिए आप सभी लोग। अगली क्लास फिर इसी को हम आगे पढ़ेंगे, मेजरमेंट को ही, और नोट्स बनाएंगे इसके।